First feed should be given within first hour of birth. प्रीमेच्योर बेबीज जब पैदा होते हैं, जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा उतनी ज़्यादा उसमें पेचीदगियों का इम्कान ज़्यादा होता है। जितनी वैक्सीन इस वक्त बच्चों को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लग रही हैं, ये कई दहाइयों से इस्तेमाल में है, इनके बारे में कोई शको शुबा मौजूद नहीं है। तो अगर आप वैक्सीन बर वक्त नहीं लगवाएंगे तो आप अपने बच्चे को एक रिस्क में डाल रहे हैं। 1 साल से पहले बच्चे के लिए चीनी और शहद नहीं देना, स्क्रीन टाइम। 2 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए 0 है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये 3-4 चीजें अगर ख्याल रखें तो आप एक बच्चे की बेहतर नशोनुमा और परवरिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका नॉलेज पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है जिन्हें नहीं पता कि अपने न्यू बॉर्न बेबी की केयर किस तरह करनी है या फिर प्री मेच्योर बेबी की केयर किस तरह करनी है, और वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुन रही होती हैं या फिर घरेलू टोटके अपने न्यू बॉर्न बेबी पर इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। तो बजाय इसके कि अपने न्यू बॉर्न पर आप टेस्टिंग करें, तो इसीलिए जो आज हमने स्पेशल गेस्ट को बुलाया है उनका एक्सपीरियंस कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड केयर में है। डॉक्टर अजहर फारूक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी केयर किस तरह की जाए या उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसके बारे में इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और तमाम आपकी कंसर्न्स की बात उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजहर। जैसे रोज़ ही कोई ना कोई नया बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो क्या केयर करनी चाहिए, क्या ऐसे एसेंशियल स्टेप्स होने चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो जो पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं वो कर सकते हैं उसी टाइम फ़ौरन? जी थैंक यू। इट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ख़ास तौर पे वो मदर्स जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही होती हैं उनको आइडिया नहीं होता। तो इस ऐसी सूरत हाल में आमतौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो ही बच्चा पैदा हो, अगर तो वो थिएटर के अंदर हैं और अम्मा कॉन्शियस हैं तो इमीडिएटली फर्स्ट फीड शुड बी गिवन विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। डायरेक्ट मदर लैच करवाएं और फीड स्टार्ट कर दें। और एक दफ़ा जब रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आपने ये ध्यान रखना है, एक तो टेम्परेचर का, कमरे का टेम्परेचर जैसे सर्दी हो या गर्मी हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम कहते हैं 26 to 28 डिग्री, या ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपको हल्का सा वार्म फील हो रहा हो, तो ऐसे टेम्परेचर का ख्याल करना होता है। दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात है फीडिंग। तो ज़्यादातर मदर का कंसर्न्स होता है जी हमारा दूध नहीं आ रहा, फीड नहीं आ रही, वी शुड स्टार्ट विद फार्मूला। तो इस ऐसी सूरत हाल में ये बेसिकली होता ही है कि पहले दिन बच्चे की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, फीड भी कम होता है। जो रिक्वायरमेंट बढ़ती है फीड भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए फार्मूला की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पहले दिनों में जो माँ का दूध आ रहा होता है उसको हम मेडिकल की टर्म में कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम का मतलब है, हम इसको आम जुबान में समझाने के लिए सोने की बूंद भी कह देते हैं। ये चीज़ हाई कैलोरिक फार्मूला यू कैन से। तो अगर वो बच्चा 1 ml भी ले लेगा तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर हिम। तो जो 2 अहम बातें हैं सबसे ज़्यादा कि इमीडिएटली फीड शुरू करवाएं और रूम टेम्परेचर का ख्याल रखें। ठीक है। इसके अलावा बर्थ की जो है इमेच्योर बर्थ, पहले तो आप बताएं होती क्या है एंड उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं 9 माह इज़ ए फुल टर्म बेबी, तो अगर कोई 9 माह से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर बेबी। तो प्री मेच्योर बेबीज़ जब पैदा होते हैं, जितना ज़्यादा प्री मेच्योर होगा, जैसे 7 months, 6 months, 8 month, उतनी ज़्यादा उसमें पेचीदगियों का इम्कान ज़्यादा होता है। एक तो ये होता है कि जो अगर बच्चा पैदा हुआ, कुछ पेचीदगियाँ हैं जो कि न्यूनेटल ICU या नर्सरी के अंदर मैनेज की जाती हैं। अगर बच्चा उनसे सक्सेसफुली ठीक होके अम्मा के पास आ गया है तो फिर माँ ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है हम उसके बारे में बात करते हैं। उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो टेम्परेचर का। अच्छा, दूसरा जो प्री मेच्योर के अंदर मेन चैलेंज होता है मदर के लिए वो होता है फीडिंग। तो फीडिंग क्योंकि प्री मेच्योर है, जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो अगर बहुत देर खाते रहेंगे तो हमारे मसल्स थक जाते हैं, हम वी टेक ए ब्रेक। तो आपने क्या करना है कि बच्चे को उसमें कहते हैं बार बार स्लो फ्रीक्वेंट फीडिंग्स दें, गैप के साथ बार बार फीड करवाएं। दूसरा, अगर नॉर्मल बच्चा अपना टेम्परेचर बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकता है, बट प्री मेच्योर जितना प्री मेच्योर होगा उसको टेम्परेचर हैंडलिंग में उतनी मुश्किल आ सकती है, तो उसमें टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरा, अम्मा अब्बा को देखना है कि उसके सांस की रफ्तार ठीक रही हो ले।
उसमें कहीं कोई रुकावट पैदा ना हो या वो तेज़ तेज़ सांस अगर ले तो फिर फ़ौरन उन्होंने डॉक्टर को चेक कराना है। और ऐसे बच्चों के अंदर जॉन्डिस, जिसको यरकान कहा जाता है या पीलिया आम ज़ुबान में, वो अगर हो तो बाज़ दफ़ा वो इतनी शिद्दत इख्तियार करता है कि उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खाली धूप से इसका इलाज नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा पीला हो रहा है और उसकी टांगों पे भी पिलाहट आ रही है तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने फीडिंग की बात की, तो फीडिंग तो स्टार्ट करवा दी, तो फिर कब सॉलिड फूड वगैरह स्टार्ट कराना? ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है, बहुत से लोगों को नहीं समझ आती है किस मंथ में स्टार्ट कराना है और किस ग़िज़ा से स्टार्ट करना है। अच्छा, बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है। तो ऐसे आजकल जो अभी करंट गाइडलाइंस है, हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को फॉलो करते हैं। अगर तो बच्चा ब्रेस्ट फेड है और वेट गेन अच्छा कर रहा है तो उसमें फिर 6 मंथ्स ऑनवर्ड यू कैन सेफली स्टार्ट। ठीक है। बट अगर बच्चे में या कुछ और मसाइल मौजूद हैं या वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है या बेबी टू बेबी, तो या वर्किंग मदर है या बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया था, तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ दफ़ा हम 4 माह पे भी माँ को कहते हैं कि वो साथ वीनिंग, इसको हम बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में वीनिंग स्टार्ट करवा दें। ठीक है। तो 4 मंथ्स ऑनवर्ड कैन बी गिवन। इसके अलावा बच्चों में डायरिया का बहुत मसला होता है, पेट दर्द, डायरिया, वो क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद दूध सूट नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, डायरिया का हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माएँ अपना दूध नहीं पिलाती। अगर अम्मा अपना दूध पिलाएं, जैसा कि सुन्नत तरीका भी है कि 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाया जाए, तो उसमें डायरिया का रिस्क मिनिमम होता है। सेकंड, वैक्सीनेट करवाएं बच्चों को। अगर वैक्सीनेशन हो दैट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायरिया। तो जब आप इन 2 चीज़ों के अगर ख्याल रखेंगे तो रिस्क कम होगा। तीसरा जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, वाटर प्योरीफिकेशन, साफ़ पानी की दस्तयाबी, वो एक चैलेंज होता है एक आम घर के अंदर। तो उसमें ये ख्याल करें, सबसे इजी जो है कि आप बॉयल्ड वाटर यूज़ करें। जब पानी के बुलबुले बनने लग जाएं, रोलिंग बॉयल के ऊपर 5 मिनट्स तक, तो फिर आप वो पानी इस्तेमाल करें। बॉटल की क्लीनिनेस का ख्याल रखें और बॉटल बनाते वक्त फीडर की निप्पल के ऊपर हाथ ना लगाएं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बच्चों में डायरिया का रिस्क काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चों में होता है कि स्किन रैशेस हो जाते हैं या कोई भी स्किन डिजीज़ हो जाती है, एक्जिमा वगैरह। ठीक है। तो वो क्यों होती है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, इसमें जो ज़्यादा हम देखते हैं वो जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं नेपी रैश, या जिस जगह बच्चा पिप्पी पोटी करता है उस जगह पे पेरिएनल या जेनिटल एरिया के ऊपर रैश होना, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। तो उसमें ये अपने ख्याल रखना है कि बच्चे का पैम्पर फ्रीक्वेंटली चेंज करें। जो ही वेट डाइपर हो, ट्राई टू चेंज, मतलब 5 to 6 डाइपर्स इन 24 आवर्स आप ज़रूर चेंज करें। ठीक है। एक तो डाइपर्स का ख्याल रखना है, दूसरा ये है कि कोई भी सिंपल बैरियर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, वैसलीन। एवरी टाइम आप पैम्पर लगाएं तो बैरियर क्रीम यूज़ करें, तो उससे रैश के रिस्क हो। बाकी जो स्किन एलर्जी है और एक्जिमा है वो हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं। अगर वो मौजूद हो, उसकी क्या अलामात है कि बच्चे की स्किन पे लाल धब्बे पड़ना, रैशेस हो जाना, बच्चे का बेचैन रहना, रोना, या आपको दिखने से लगे कि जल्द उतर रही है, खुश्क हो रही है, तो उस सूरत में आपको अपने पीडियाट्रिशियन को ही दिखाना पड़ेगा। वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। पहले आपने बात की कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, आपने बताया कि क्यों ज़रूरी है। तो जो लोग वैक्सीनेशन की तरफ नहीं आते या उनकी मिसकंसेप्शंस है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है कि जितनी वैक्सीन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं या बच्चों को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लग रही हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च मतलब तहकीक, और ये कई दहाइयों से इस्तेमाल में है और इनके बारे में कोई शको शुबा मौजूद नहीं है। बाज़ लोग इसको कहते हैं जी ये मीज़ल्स लगेगा तो ऑटिज़म हो जाएगा, इस पे भी कोई डाटा नहीं, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे फैलाया गया कन्फ्यूजन है। अगर ऐसा डाटा मौजूद हो तो जो ये मुल्क बनाते हैं वही ना बनाएं। ठीक है। तो इन बीमारियों की इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, जैसे कि इनमें काबिल ज़िक्र हसरा, तशन्नुज, हुन्नाक, नमूनिया, कि ये जानलेवा बीमारियाँ हैं। तो अगर आप वैक्सीन बर वक्त नहीं लगवाएंगे तो आप अपने बच्चे को एक रिस्क में डाल रहे हैं। तो वैक्सीन्स बिल्कुल आप सेफली लगवा सकते हैं। उनका अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी तो वो
विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। यहाँ सिर्फ लोकल साइट रिएक्शन या जिधर टीका लगे उस पर बाज़ दफ़ा स्वेलिंग होना, बुखार होना, ये एक मामूल की बात है। मगर इसकी वजह से वैक्सीन के लगवाएं ही ना, ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कैसे पता चलता है कि जो एक बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो रही है? अच्छा, इसके लिए तो एक ये है कि अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो एवरी 2 मंथ्स आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए फॉर जनरल चेकअप। ठीक है। तो उस जनरल चेकअप में यूजुअली जो हम 3 चीज़ें देख रहे होते हैं, एक फिजिकल डेवलपमेंट, एक मेंटल डेवलपमेंट और एक सोशल बिहेवियर बच्चे का। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है जिस्मानी नशोनुमा, उर्दू तर्जमा ये होगा बच्चे की हाइट, वेट, सर का साइज। ज़हनी नशोनुमा में ये होता है कि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, इसको हम सोशल भी स्किल्स कह सकते हैं। जैसे 6 वीक्स पे उसको हम सोशल स्माइल कहते हैं। बच्चा देख के जो भी कोई मानूस चेहरा नज़र आएगा देख के मुस्कुराएगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये एक ज़हनी नशोनुमा का साइन है। फिर बच्चा जैसे देखा अपने पैदा होता है, लेटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन खड़ी करता है, फिर बैठना शुरू करता है। तो ये सारी ज़हनी नशोनुमा के साइंस हैं। और तो ये हर एवरी 2 मंथ पे हर बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए ताकि उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को इवेलुएट किया जा सके। जैसे ही बच्चा मतलब टोडलर एज में आता है तो उस एज में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या एहतियात की जा सकती है या उसकी डेवलपमेंट में क्या रोल अदा किया जा सकता है? अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं वीनिंग के बारे में, तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की वीनिंग लेट शुरू करवाते हैं या हाली दूध ही पिलाते रहते हैं। तो इसमें यह है कि बच्चे को जब अपने वीनिंग मस्ट बी स्टार्टेड एट 6 मंथ्स। ठीक, तो 6 मंथ्स पे जब हम वीनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें उसको दें। और 1 साल से पहले बच्चे के लिए शुगर और हनी, चीनी और शहद नहीं देना। ठीक है। उसके अलावा तकरीबन बच्चा सभी घर की बनी हुई चीज़ें खा सकता है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक अब कॉमन ट्रेंड है कि बच्चे को बिस्किट, स्लांटीज, चिप्स, जूसेस, चॉकलेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चे के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बच्चे को घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाना चाहिए। और दूध की रिक्वायरमेंट 1 साल के ऊपर 20% रह जाती है और 80% फूड होना चाहिए। तो आपने बात की टॉडलर्स की, तो टॉडलर यूजुअली हम कहते हैं 1 से 3 साल की उम्र को। तो टॉडलर्स के अंदर उसको बैलेंस डाइट ले रही होना चाहिए जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त, दालें जैसे हम खाते हैं। 3 उसके प्रॉपर मील्स होने चाहिए और 2 स्नैक्स होने चाहिए। तो सबसे अहम बात जो ऑफन इन आवर सेटअप इज इग्नोर्ड वो है प्रॉपर डाइट प्लान। बच्चे को बस दूध पिला रहे हैं, एक आधा कोई चम्मच खिला दिया बस, बाकी 1-1, 2-2 किलो बच्चे दूध पी रहे होते हैं। तो इसका ख्याल करना है कि टाइमली वीनिंग स्टार्ट करें और 1 साल के ऊपर बच्चे को मेनली सॉलिड्स पे स्विच कर दें। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन है कि ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना, बच्चे को उसको हजम नहीं होगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। फूड एलर्जीज या खाने से एलर्जी एक नॉन चीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को केले से एलर्जी है, वो केला खाता है तो जब भी खाएगा वो प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में हो रही है या अभी बुखार है तो नहीं सूट कर रहा। अगर जैसे कपड़ा पहनते हैं, हमें एलर्जी है तो जिस मौसम में पहने, पाकिस्तान में पहने, पाकिस्तान से बाहर पहने, वो रैश करेगा। तो सेम गोज़ फॉर द फूड। तो अगर किसी फूड से एलर्जी है और कि जब देते हैं, सपोज जैसे मछली खाते हैं बच्चा, तो आप कहते हैं जी उसके जिस्म पे तरप्पड़ निकला, आम ज़ुबान में इसको चपाकी कहते हैं, तो वो आपने अवॉइड करना है। अदरवाइज़ आप बच्चों को सभी घर का बना हुआ ताज़ा खाना दे सकते हैं। जो चीज़ें नहीं देनी वो है बाहर का सामान। जो चीज़ आप बेकरी से खरीदते हैं वो नहीं देनी, चाय नहीं पिलानी, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। घर का बना ताज़ा खाना बच्चा, और शुगर का इस्तेमाल या शुगर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। अब अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई फाइनल मैसेज देना चाहें, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, कि वो बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें जो सबसे अहम जो हमारे यहाँ ऑफन इग्नोर्ड है, मैं ये कहूँगा कि माओ को एटलीस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स अपना दूध पिलाएं बच्चों को, टाइम पे वैक्सीनेट करें और वीनिंग 6 माह पे स्टार्ट कर दें।
और 1 साल के ऊपर बच्चे के ऊपर दूध पे फोकस कम और खाने पे फोकस ज़्यादा करें। तो ये 3-4 चीज़ों का अगर ख्याल करेंगे। और अच्छा, एक चीज़ हम इसमें शायद बात नहीं कर सके, स्क्रीन टाइम, जी जो कि इस वक्त एक बर्निंग इशू है। तो स्क्रीन टाइम 2 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए 0 है, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, ठीक है। कि जी हमने खाना खिलाना है या जो भी करना है, स्क्रीन्स नहीं दिखानी। तो ये 3-4 चीज़ें अगर ख्याल रखें तो आप एक बच्चे की बेहतर नशोनुमा और परवरिश कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि वो क्या अलार्मिंग साइंस हैं कि जब पेरेंट्स को फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की ज़रूरत है अपने अच्छा, बच्चे की? इसमें जो जनरल एक बात करें जो कि हम सारे बच्चों में, अगर आपका बच्चा सुस्त हो जाए, जी ढीला पड़ जाए, या आपके जी खाना पीना छोड़ दिया है, या उल्टी इतनी कर रहा है, जैसे आजकल के मौसम में ये डायरिया का सीज़न है, इतनी उल्टी कर rहा है कि कहीं जी जितनी दफ़ा खाना खिला रहे हैं ऐसे लग रहा है जितना खाता है उससे ज़्यादा निकाल रहा है, कुछ भी अंदर रख नहीं पा रहा, रिटेन नहीं कर पा रहा, या मोशन इतने शुरू हो गए हैं कि उतना पी नहीं रहा, तो वो पानी की कमी जो है बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। तो वॉमिटिंग आना, डायरिया होना, या सांस की रफ्तार तेज़ हो जाना, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं पसलियाँ चलने लग गई, तो ये 3-4 अगर अलामात हों तो फौरी तौर पे आपको अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है एंड अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है अपने लिटिल वंस की भी केयर करना, बजाय इसके कि सिर्फ घरेलू टोटकों पे फोकस किया जाए। प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लेनी चाहिए टाइमली, ताकि बहुत सी चीज़ें इससे प्रिवेंट हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं। प्लीज़ शेयर दिस विद न्यू मॉम्स and your loved ones. Thank you for watching. Allah Hafiz.